Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is your online class of International Relations. Today is 12th December 2020 and our topic of discussion is meaning, origin and development of nation states. Let's start our lecture. Dear students, previous lecture में हमने कुछ टर्मिनोलॉजी की वजाहत की थी ताकि आपको समझ आ सके आपके आज के लेक्चर की, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ स्टेट, एलिमेंट ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ नेशन स्टेट, एलिमेंट ऑफ नेशन स्टेट, ये तमाम चीज़ें आपको वजाहत के साथ बता दी थी ताकि आज का लेक्चर आपको समझने में आसानी महसूस हो। तो अपने लेक्चर का मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ द नेशन स्टेट जानने से पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। कल हमने वेस्टफेलिया ट्रीटी के बारे में भी पढ़ा था कि ये 2 ट्रीटीज़ हुए थे जिससे पूरे यूरोप में अमन कायम हुआ था। 30 साल तक, तकरीबन 38 ईयर्स तक यूरोप आपस में जंगी कार्रवाइयों में मुलविस रहा, जिससे पूरा यूरोप बहुत ज़्यादा तबाहियों से दो चार हो गया था। तो वेस्टफेलिया के मकाम पर एक ट्रीटी हुआ जिससे पीस सेटलमेंट हुई थी। उसका आपको बैकग्राउंड बताती चलूँ। यूरोप में रोमन एम्पायर्स थी और उसके साथ साथ चर्च का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था। पूरे यूरोप पर चर्च का हुक्म चलता था और चर्च के साथ रोमन एम्पायर्स की एसोसिएशन थी और चर्च के पॉप के मुताबिक बादशाह खुदा का मज़हर था और बादशाह जो भी कह देता था वो हुक्म इलाही होता था। लिहाजा जैसे ही यूरोप के अंदर साइंस की तरक्की होना शुरू हुई तो यूरोप के अंदर से एक रेवोल्यूशन उठा जिसने पॉप और चर्च की उस इजारादारी को ख़त्म किया जिसने पूरे यूरोप को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ था। उसी पोप और एम्परर की इजारादारी से आम आदमी बहुत ज़्यादा तंग था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा महरूमी, ग़िज़ाई किल्लत, तालीम की कमी, इन तमाम तकालीफ के सबब आम आवाम जब पोप और अपने एम्पायर के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए तो खाना जंगियों में मुलविस हो गया पूरा यूरोप। उन खाना जंगियों और उनकी तबाहकारियों से बचने के लिए वेस्टफेलिया की ट्रीटीज़ हुई और उन ट्रीटीज़ के बाद यूरोप में अमन कायम हुआ। लेकिन उसके साथ ही एक बहुत बड़ा वाक़या ये पैदा हुआ कि पॉप से और एम्परर से आम आदमी की भी जान छूट गई और रियासतों की भी। रियासतों को खुद मुख्तारी और आज़ाद हैसियत भी हासिल हो गई और अब वहाँ पर पॉप की रिलीजियस अथॉरिटी नहीं चलती थी और ना ही यूरोप जो है वो एम्परर की इजारादारी में रहा। ये सारा वो बैकग्राउंड था। इसके पेश नज़र अब आप ये लेक्चर सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको नेशन स्टेट का सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। हमारा आज का टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। इसके अंदर हमने नेशन स्टेट का मीनिंग, उसकी ओरिजिन और डेवलपमेंट पढ़नी है। साथ के साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। Before Westphalia Treaty, states existed and entered into relations with another. They were not sovereign states as their authority was restrained by the Roman Church and Roman Empire. रेस्ट्रेंट की उनके ऊपर पाबंदियाँ थी, कदगने थी। द पीस ऑफ वेस्टफेलिया पेव्ड द वे फॉर द एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम। ट्रीटी curtailed the powers of emperor of its parts. curtail का मतलब है ख़त्म कर देना, रिड्यूस कर देना। The Pope could not maintain his spiritual authority everywhere. European countries like England, France, Germany and Spain get rid of the authority of the Pope in religious affairs. The supreme authority vested on state. तो इस सारी कशमकश के नतीजे में जब वेस्टफेलिया का ट्रीटी हो गया तो उससे क्या सामने मंज़र पर क्या बात आई कि पॉप की और एम्परर की इजारादारी ख़त्म हो गई और उसके साथ ही सुप्रीम अथॉरिटी जो पहले पॉप और एम्परर के हाथ में होती थी अब वो रियासतों की तरफ मुंतकिल हो गई।
It means that each state shall have the right to utilize the strength of the people and its resources without any limitation. इसको समझ लीजिए इस पॉइंट को। इससे मुराद ये है कि रियासतें अपने तमाम वसाइल को और तमाम ताकतों को इस्तेमाल करने में खुद मुख्तार और आज़ाद होगी और अपने वसाइल बग़ैर किसी रोक टोक के इस्तेमाल करेंगे। ऐसा क्यों कहा गया या ये सूरत हाल क्यों सामने आई? इसलिए कि पहले रियासत के तमाम वसाइल और पब्लिक पर पोप और एम्परर की इजारादारी होती थी और तमाम वसाइल चर्च और एम्परर की ही मर्ज़ी से और सवाबदीद से इस्तेमाल होते थे। नेक्स्ट इज़ theoretically these states were equal but they differed from each other in matter of real power। इससे मुराद ये है कि नज़रियाती तौर पे तमाम रियासतें बराबर थीं, लेकिन वो अपने अपने जुग्राफियाई हदूद के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनके हिसाब से एक दूसरे से मुख्तलिफ थीं। Definition of nation state. Nation state is a state in which greater majority shares the same culture and is conscious of it. The nation state is an ideal in which cultural boundaries match up political boundaries. In a more general sense, a nation state is simply a large politically sovereign country or administrative territory. नेक्स्ट टॉपिक हमारा गर्ल्स डेवलपमेंट ऑफ नेशन स्टेट्स, द राइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। अब हम उन फैक्टर्स को पढ़ेंगे पॉइंट वाइज जिन्होंने एक नेशन स्टेट की डेवलपमेंट में रोल प्ले किया। द राइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। अब ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या है, ये भी आपके लिए नई टर्म है, इसको भी आप समझ लीजिए। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऐसी हुकूमत को कहते हैं जो डायरेक्ट आवाम के वोटों से मुंतखब नहीं होती बल्कि इनडायरेक्ट मुंतखब होती है। आवाम पहले एक इलेक्टोरल कॉलेज या इंतखाबी इदारे को वोट देते हैं, फिर वो इलेक्टोरल कॉलेज गवर्नमेंट को चूज़ करता है। जैसा कि आजकल अमेरिका में सदर का इलेक्शन जो है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। पब्लिक इलेक्टोरल कॉलेज को वोट देती है और इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। अमेरिका का इलेक्टोरल कॉलेज अमेरिका की कांग्रेस और सेनेट है, उसको फिर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कहा जाता है। Second factor in the development of nation state is industrial revolution. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बरतानिया और पूरे यूरोप में बर्पा हुआ था। इससे साइंस की इजादात के साथ जब मशीनरी ने इंसानी हाथों की जगह लेना शुरू की और वो तमाम सुपरस्टिशंस और तमाम तवहमात जिनकी साइंस ने नफ़ी कर दी थी और यूरोप के लोगों को एहसास हुआ कि वो अब तक कितनी जहालत की तारीकी में थे, और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ना सिर्फ उनके तरक्की के पहिए को तेज़ किया बल्कि उनमें इल्म की रोशनी भी उनके अंदर उजागर की। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज़ अ बिग फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन स्टेट। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ मीन जो तमाम नेशंस आपस के मामलात को तय करने के लिए कवानीन को मुरतब कर लेती हैं, वो इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ डिप्लोमेसी। अच्छा, इंटरनेशनल लॉ के सिलसिले में आप ये बात भी जान लीजिए कि इंटरनेशनल लॉ के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं, और ये भी जहन में रखिए कि दुनिया में पहली वर्ल्ड वॉर जो है वो 1914 से शुरू हुई थी 1919 तक, और उस पहली जंग अजीम की तबाहकारियों के बाद तमाम दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा मिलकर बैठे और उन्होंने कुछ अपने लिए कवानीन बनाए, और उस वक्त जो पूरी दुनिया के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की गई थी उसको लीग ऑफ नेशन का नाम दिया जाता है, और लीग ऑफ नेशन ने जो कवानीन बनाए उनको इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। उसके बाद फिर दुनिया को दूसरी दफ़ा 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सामना हुआ,
जो कि 1945 पे आके ख़त्म हुई। उसके बाद दोबारा से तमाम दुनिया के सरबराह जो हैं वो इकट्ठे होकर बैठे और उन्होंने लीग ऑफ नेशन की नाकामी के बाद अपने लिए यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन कायम की। तो यूनाइटेड नेशन ने जो कवानीन मुरतब किए उनको फिर इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मैंने कल भी आपको समझाया था, सफारतकारी को कहते हैं कि एक रियासत ने, एक स्टेट ने दूसरी स्टेट के साथ अपने ताल्लुकात जिस तरह इस्तवार करने हैं, जो अपने एम्बेसडर्स भेजेंगे और किन लाइंस और प्रिंसिपल्स के ऊपर दूसरे ममालिक के साथ वो अपने रिलेशंस को इस्टेब्लिश करेंगे, उसको डिप्लोमेसी बोला जाता है। ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट इन इकोनॉमिक स्फीयर। इंटरडिपेंडेंस का भी आपको बताया था। इंटरडिपेंडेंस कहते हैं इन्हिसारियत को। आज की दुनिया वैसे भी एक ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो कोई एक मुल्क भी अपने रिसोर्सेज में सफिशेंट नहीं होता। उसको अपने मुल्क की ज़रूरियात को, नेसेसिटीज़ को, नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए दूसरी रियासतों से वो रिसोर्सेज लेने पड़ते हैं जो उसके अपने जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर नहीं होते। इसको इंटरडिपेंडेंट बोला जाता है। तो ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस of the state in economic sphere. Next factor is evolution of peaceful method of settlement of disputes, expansion of state system to non-western वर्ल्ड। एवोल्यूशन ऑफ पीसफुल मेथड, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि वेस्टफेलिया का ट्रीटी जो था वो जंग की तबाहकारियों से बचने के लिए और दुनिया को अमन दिलाने के लिए एक कोशिश थी और उसके बाद अमन कायम हुआ। उससे फिर इस चीज़ ने एक ट्रेंड में आया कि आपस के मामलात को बजाय लड़ाई के और जंग के पीसफुल तरीके से रिज़ॉल्व करना चाहिए। तो पीसफुल सेटलमेंट की तरफ दुनिया का ध्यान बढ़ा। Next is the emergence of nationalism. This is very great and big factor in the development of nation state. Nationalism, what is nationalism? Nationalism is an idea and movement that promotes the interest of a particular nation, especially with the aim of gaining and maintaining the nation's sovereignty. Strong sense of attachment amongst people towards state. अभी आपने नेशनलिज्म का पढ़ लिया, सुन लिया कि नेशनलिज्म एक ऐसा ख्याल और तहरीक थी जो कि एक मखसूस कौम के मफादात को तरवीज देती थी और उसके साथ उनका मकसद ये था कि अपनी नेशन के लिए, अपनी उस पर्टिकुलर कौम की सॉवरेनिटी को कायम रखने के लिए वो अपनी मूवमेंट चलाते हैं। उसको नेशनलिज्म का नाम दिया गया। तो ये भी स्टेट की डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा फैक्टर था। पहले स्टेट जो है वो किंगडम होती थी, एम्परर के अंडर रूल होती थी और उसके साथ चर्च की एडमिनिस्ट्रेशन होती थी उसके ऊपर। फिर उसके बाद एक ये फेज़ आया, रियासतों के अंदर बहुत बड़ी स्टेट्स के अंदर तब्दीली आई कि स्टेट से अथॉरिटेटिव पैटर्न से लोगों की तरफ पॉपुलर सॉवरेनिटी की तरफ रूल कर गया इंटरनेशनल रिलेशन। तो यहाँ पर ये बात भी आपको समझाई जा रही है कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अटैचमेंट अमंगस्ट पीपल टूवर्ड स्टेट, कि नेशनलिज्म के साथ ही लोगों के अंदर अपनी रियासत के लिए एक बहुत बड़ा जज्बा पैदा हो गया। सिटीज़न डीपली इन्वॉल्व्ड इन दी पॉलिटिकल लाइफ ऑफ अ कंट्री, आम शहरी भी अपनी सियासी ज़िंदगी में भरपूर हिस्सा लेने लगा। Ethnic and linguistic affinity had become the legitimate basis of the organization of the state. Ethnic कहते हैं मुख्तलिफ फ़िरक़ों को और उसके साथ लिंग्विस्टिक ज़ुबान को, कि नस्ली और लिसानी जो इख्तिलाफ़ात थे वो एक रियासत की तंजीम को कायम करने का जवाज़ पेश करने लगे। नेशनलिज़म जो है वो किसी नस्ल की बेस पर भी होता है और ज़ुबान की बेस पर भी है
और कॉमन कल्चर की बेस पर भी है। इश्तराक नस्ल, इश्तराक ज़ुबान, इश्तराक सकाफ़त, जिसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं कि कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट, कॉमन कल्चर, कॉमन लिंग्विस्टिक और एथनिसिटी। ये तमाम फैक्टर्स हैं जो नेशनलिज़म को प्रमोट करते हैं। तो स्टेट की डेवलपमेंट में ये फेज़ भी आया कि नेशनलिज़म के उजागर होने के बाद लोगों की अपनी स्टेट के साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई और उसके साथ ही रियासत की ऑर्गेनाइजेशन को एक लेजिटिमेसी मिल गई नेशनलिस्ट होने या नेशनलिज़म की बेस पर। As a result, nationalist insurrection broke out in Russia, Austria, Hungary and Sweden। अच्छा, जहाँ पर ये फ़ायदा हुआ नेशनलिज़म का कि रियासत के साथ शहरियों का बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कायम हो गया, वहाँ पर एक ये बात भी सामने आई कि नेशनलिस्ट इंस्ट्रक्शन कि नेशनलिस्ट ताकतों ने वो ताकतें, वो क़ुव्वतें जो किसी ख़ास कौम को, ख़ास फ़िरके को लेकर आगे बढ़ना चाहती थी, उन्होंने रियासत के अंदर अपनी इंस्ट्रक्शंस कायम की और उनको उसके नतीजे में रशिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी और स्वीडन के अंदर बहुत ज़्यादा इनकी तहरीकें पैदा हुई। द मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस गेंड मोमेंटम। तो आज़ादी हासिल करने की तहरीकें बहुत तेज़ी से शुरू हो गईं। द मास इन्वॉल्वमेंट वाज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक बारगेन। अब हुकूमतों ने भी क्या काम शुरू किया कि अवाम की जो इतनी ज़्यादा शिरकत सामने आ गई नेशनलिस्ट मूवमेंट की सूरत में, और उन्होंने हुकूमतों ने भी अपने अवाम को अपनी फ़ौजी ताकत के लिए और सफारती बारगेन के लिए, लेन देन के लिए, सौदा करने के लिए अवाम की ताकत को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। स्टेट्स मोबिलाइज्ड द पॉपुलर पब्लिक सपोर्ट फॉर डिप्लोमेसी और वार। अब नेशन स्टेट की डेवलपमेंट में ये फेज़ भी सामने आया कि रियासतों ने अपने अवाम को और अपनी मिलिट्री पावर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया डिप्लोमेसी के लिए और जंगी कार्रवाइयों के लिए। पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड, और पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन जो है वो यहाँ पर मुंतकिल हो जाता है। आइडियोलॉजी टेक प्लेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लाइक नाजीज़म, कम्युनिज़म, लिबरल डेमोक्रेसी। कि पहले तनाज़ात पैदा होते थे, रियासतें आपस में झगड़ती थीं, अब और लड़ाइयाँ और जंगें करती थीं। अब लड़ाई और जंग की बजाय एक नया डॉक्ट्राइन सामने आया। तमाम रियासतों ने अपनी अपनी आइडियोलॉजी को प्रेजेंट और प्रमोट करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन थी इंटरनेशनल रिलेशन में और नेशन स्टेट के अंदर कि पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्म हो गया, कॉन्फ्लिक्ट और वार से आइडियोलॉजी की तरफ आ गया। अब आइडियोलॉजी के सिलसिले में तमाम मामला तय पाने लगे। This is end of your lecture, dear students. Read it carefully. This is all about your topic. You need nothing else. This is concept of nation state, meaning, origin and development. Note down the lecture and memorize it. Okay. Until tomorrow, stay home, stay blessed. Fi aman Allah.